नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं और जीएस के अंतर्गत अगर इतिहास है तो इतिहास को कवर करना काफ़ी जटिल कार्य हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इतिहास से। तो एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए आपके पास जिससे कि आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे आपसे भारतीय इतिहास से कुछ प्रमुख राजवंश की और ऐसे राजवंश जहां से आपको अपने एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम शासनकाल की बात करें, समयावधि की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। इसी प्रकार से बिंदुसार 298 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व और अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व। देखिए, इस साम्राज्य के विषय में या ऐसे इतने वर्षों पहले की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है, हमारे पास स्रोत क्या है, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दो ग्रंथ हैं। पहला जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं, यानी भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय, जिनमें 16 महाजनपदों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। आपको मालूम होगा कि देखिए, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में ही लोग पहले छोटे छोटे गांव में रहना स्टार्ट हुए, फिर छोटे छोटे गांव बन के जनपद बन गए। तो उस समय की अगर हम बात करें, आज से करीब 2300 साल पहले, तो 16 महाजनपद होते थे। और इसी दौरान जो धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनका भी उदय हमें देखने को मिलता है। तो 16 महाजनपद आपको समझना होगा। तो 16 महाजनपदों को जो सबसे पहला हमें वर्णन देखने को मिलता है, तो भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय, ये दो धर्म है, जिसमें कि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें 16 जनपदों का वर्णन मिलता है। इन 16 जनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मगध पर उस समय नंद वंश के शासक थे धनानंद, उनका शासन था। और जिनको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। चाणक्य या कौटिल्य अलग अलग नाम है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य ने लिखी हुई है। तो इस तरह देखते हैं कि इन 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। चंद्रगुप्त ने मगध जनपद के सम्राट नंद वंश के धनानंद को 322 ईसा पूर्व चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और इस तरीके से जो चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक है वो 322 ईसा पूर्व है। पिता कौन थे चंद्रगुप्त के? तो चंद्रवर्धन मौर्य थे। ऐसा कहा जाता है कि पिपलीवान के जो है क्षत्रिय राजा थे, और माता का नाम मुरा था। और ऐसा भी लोगों का कहना है कि माँ के नाम के कारण ही इन्हें मौर्य कहा गया। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, उस पर भी हम देखेंगे। सबसे पहले चाणक्य की बात कर लें। जैसे आप जानते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। किसने? चाणक्य ने। चूंकि मौर्य राज का राज चिन्ह था, और कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इस राज चिन्ह के कारण ही इस राजवंश का जो नाम है वो मौर्य वंश पड़ा। तो एक ये भी कारण, देखिए, दो बातें हो गई कि मौर्य राजवंश क्यों इसको कहा गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि इनकी माता जी का नाम मुरा था, इसलिए इसे मौर्य कहा गया। जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि मौर्य राज का राज चिन्ह मोर था, जिसके कारण इसको मौर्य साम्राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं कि रुद्रदमन से जो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में प्रयुक्त शब्द चंद्रगुप्त की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है चंद्रगुप्त था, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत जो पहला ऐतिहासिक संस्थापक भारतीय साम्राज्य का किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोक के अभिलेखों और तमिल ग्रंथ कौन कौन से? अहनानूर और पुरनानूर। देखिए, जो तमिल के ग्रंथ हैं
या जो तमिल का थोड़ा सा इतिहास है उस पर मैं आपको अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं, एक अहनानूर और दूसरा पुरानानूर। ये दोनों कैसे ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है। यहाँ पर जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए बाध्य किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो सेल्यूकस था उसने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे। और 4 प्रांत ये कौन कौन से थे? बलूचिस्तान, काबुल, कांधार और हेरात। साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये 4 प्रांत तो दिए थे किसने? सेल्यूकस ने। किसको? चंद्रगुप्त को। अपनी पुत्री जिसका नाम हेलेना था का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ किया था। सेल्यूकस का एक राजदूत था मेगास्थनीस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीस। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिले होंगे। और देखिए इंडिका भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन या प्रशासन के विषय में जानने का। वैसे अगर आप थोड़ा सा और अधिक समझना चाहते हैं चाणक्य के विषय में, उस समय जो महाजनपद थे या कौटिल्य की कूटनीति की, तो मेरे हिसाब से एक धारावाहिक आपको यूट्यूब मिल जाएगा, 47 एपिसोड है। मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार देखे हुए चाणक्य नाम से। अगर अवसर मिले तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि शुरू में हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत आपको लगेगा कि उस समय की व्यवस्था जो है किस प्रकार की रही होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ से प्राप्त जो रुद्रमान अभिलेख है उसके अनुसार पुष्पगुप्त वैश्य, जो कि चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था, ने सुदर्शन झील पर सिंचाई एक बांध का निर्माण कराया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील पर सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कराया गया था पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा। पुष्पगुप्त वैश्य कौन था? चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था। चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन के पश्चात जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। यानी चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। देखिए उस समय दोनों धर्मों का लगभग नया नया उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यानी नए नए नहीं कहेंगे, लेकिन 200-400 साल हो गए थे। तो उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे जैन धर्म से और इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और जो जैन संत थे भद्रबाहु के साथ चले गए थे श्रवणबेल गोला, और वहीं पर पहाड़ी है चंद्रगिर पहाड़ी, वहीं पर रहने लगे थे। और अंत में ऐसा कहा जाता है कि उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त ने शरीर का त्याग किया था। और यहीं पर चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया एक मंदिर है जिसका नाम है चंद्रगुप्त बस्ती। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है। बिंदुसार को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अमित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु, मंदसार, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। देखिए यहाँ पर जो नाम है बिंदुसार को पिता का पुत्र या पुत्र का पिता क्यों कहा जाता है, तो इसको आप समझिए। आपने चंद्रगुप्त का नाम भी सुना है, आपने अशोक का भी नाम सुना है। तो जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे और बिंदुसार का जो बेटा था वो अशोक थे, जो कि दोनों ही प्रतापी राजा हुए। तो इसीलिए बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डेमिकस और मिस्र का राजदूत डायोनोसियस भारत आए थे। बिंदुसार का नाम बिंदुसार हमें कहाँ मिलता है? पुराणों में भी मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था, ऐसा हमें देखने को मिलता है इतिहास की पुस्तकों में। और बिंदुसार की मृत्यु की अगर बात करें तो 772 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद जो शासन आ गया था अशोक का आया था। तो सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य था। जो पूरा नाम था वो क्या था? देवानामप्रिय अशोक मौर्य। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के जो है 101 पुत्र थे और अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके सत्ता हासिल की थी। प्रयागराज स्तंभ लेख के अनुसार अशोक की दूसरी पत्नी का नाम कारुवाकी और पुत्र का नाम तिवर था। देखिए अभी तक तो आपने महेंद्र और संघमित्रा का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन और भी 2 जो इनके एक पुत्र और था जिसका नाम तिवर था और एक पत्नी इनकी थी कारुवाकी नाम था उनको। तो अशोक की पहली पत्नी का नाम महादेवी था, जबकि कारुवाकी दूसरी पत्नी थी। महेंद्र और संघमित्रा जिनको अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, उन्हीं की संतान थी। तो देखिए अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म
धारण कर लिया था, जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बहुत सारा कार्य किया हुआ था, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक का राज्याभिषेक राजारोहण के 4 वर्ष बाद हुआ था और 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस शिलालेख के अनुसार अशोक के राजा, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के राज्याभिषेक के बाद इन्होंने 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग पर विजय प्राप्त का वर्णन भी हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। हमें यह भी जानना होगा कि अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं किया और कलिंग युद्ध के पश्चात उसने यानी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के पश्चात। इतना ही नहीं, अशोक ने 2 प्रमुख नगरों की स्थापना भी की थी। एक वर्तमान में नेपाल, जिसको उस समय देवपत्तनम के नाम से हम जानते थे, तो नेपाल अशोक का बसाया हुआ है, हमारा पड़ोसी देश है आज के समय में। और दूसरा श्रीनगर कश्मीर। अशोक का नाम जिन अभिलेखों से प्राप्त हुआ है वो कौन कौन से शिलालेख या अभिलेख हैं? गुर्जरा, उडेगेलन और निट्टूर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था और इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई। तो यहाँ से जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य साम्राज्य था, उसका अंत हो जाता है और अगला वंश हमारा स्टार्ट होता है शुंग वंश। तो चलिए शुंग वंश और कर्ण वंश पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए पुष्यमित्र का यवनों से प्रथम युद्ध डेमेट्रियस के साथ हुआ था और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय यवनों को जाता है। कनिष्क फर्स्ट पहला भारतीय राजा था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया और यह ग्रीक और बैक्ट्रियन भाषा में थे। जो पहले भारतीय द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के थे वो किस भाषा में थे? ग्रीक और बैक्ट्रियन भाषा में। पहला भारतीय शासक जिसने सोने के सिक्के प्रारंभ किए, कनिष्क फर्स्ट। पुष्यमित्र ने अपने राज्य में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिनका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अयोध्या के शिलालेख से। पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी था। 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव द्वारा करा दी गई और इस प्रकार से वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। कर्ण वंश के साहित्य और कला के उत्कृष्ट विकास के कारण इसकी तुलना गुप्त काल से की जाती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में किस वंश की तुलना कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल से की जाती है? तो कर्ण वंश। इसके बाद हम बात करेंगे सातवाहन या आंध्र वंश। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था या सिमुक को माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार सातवाहनों ने 325 ईस्वी पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक लगभग 460 वर्ष शासन किया। शीशे का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा चलाया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा। यह सिक्के कहाँ से मंगाए जाते थे? तो रोम से मंगाते थे वो लोग। सिमुक को सिंधुक, शिशुक, शिप्रक और वृषल जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी सिंधुक, शिशुक, शिप्रक और वृषल नाम से किससे जाना जाता है? सिमुक को। प्रमुख शासक सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी आदि थे। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान और जागीर देने की प्रथा सातवाहन वंश द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो ब्राह्मणों को, जो आप लोगों ने भी सुना होगा पहले के समय में भूमिदान है और जागीर वगैरह दी जाती थी, तो इसकी प्रथा कहाँ से हमें प्रारंभ देखने को मिलती है? सातवाहन वंश से देखने को मिलती है। सातवाहनों की अगर राजभाषा की बात करें तो यह प्राकृत थी। इस वंश के अगर सर्वश्रेष्ठ शासक की बात करें तो गौतमीपुर सातकर्णी था जिसने वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। गौतमी बाल, श्री और नागनिका इस समय की 2 महिला शासक थी इस वंश की। पथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां सातकर्णी प्रथम द्वारा धारण की गई थी। पुलयामी चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। तो पुलयामी चतुर्थ किस वंश का अंतिम शासक था? तो सातवाहन का जो है, जिसे हम आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं, का अंतिम शासक था। इसके बाद जो कुषाण साम्राज्य या कुषाण वंश की हम बात करेंगे तो कुजुल कडाफिसेस, ये काफ़ी फेमस नाम है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कडाफिसेस ने। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की अगर बात करें तो कनिष्क था जिसका राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी वर्ष से शक संवत प्रारंभ माना जाता है।
कनिष्क राज्य की दो राजधानियां होती थी, एक था पुरुषपुर जिसको पेशावर कहते और दूसरा मथुरा। कनिष्क ने चीन के राजा पांचाओं को हराया था। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और मथुरा कला शैली जिससे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके मूर्तियों का निर्माण होता था, एवं गांधार कला शैली जिसको हम ग्रीक बुद्धिस्ट शैली या इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जानते हैं, में मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर से किया जाता है, का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। देखिए पूरा सेंटेंस देखिए, एक तो मथुरा कला शैली और दूसरी गांधार कला शैली। दोनों कला शैली क्या है, तो जिसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो मथुरा कला शैली होती थी उसमें जो मूर्तियों का निर्माण होता था लाल बलुआ पत्थर से होता था, जबकि गांधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण होता था वो काले स्लेटी पत्थर से होता था। और इन दोनों ही शैली का जो विकास हुआ है वो कनिष्क के समय में हुआ है। कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के बहुतायत मात्रा में चलवाए, परंतु चांदी के सिक्के नहीं चलवाए। इसको आपको याद रखना। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो महाविभाषा पुस्तक को कहा जाता है। कनिष्क ने अपने नगरों की स्थापना कौन कौन से नगरों की स्थापना की, तो पुरुषपुर, पेशावर और कनिष्कपुर यानी कश्मीर में। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय गुप्त साम्राज्य को जाता है। देखिए दो बातें हैं, अब आपको देखना होगा कि आपका प्रश्न कैसे आता है। अगर यह प्रश्न आता है कि किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, तो कुषाणों ने चलवाए। अगर यह आता है किसके साम्राज्य में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलते थे, तो वो था गुप्त साम्राज्य। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान थे जिनके प्रमुख नाम अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक आदि, ये सब आप जानते हैं। तो चारों नाम एक की जगह है और किसके दरबार में चारों थे, कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन कौन थे, दार्शनिक वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। चरक कौन थे, चिकित्सा शास्त्री थे। भारतीय कला में बनाई गई बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और इंपॉर्टेंट होने भी चाहिए, आपको एक बार इनको जरूर देख लेना चाहिए। अब बात करेंगे गुप्त काल 257 से 570 ईस्वी तक। देखिए लगभग मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डेट है हो सकता है कि थोड़ा सा डिफर आपको मिले, एक दो साल आगे पीछे। तो एक राउंड फिगर में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं वर्ष को या काल विभाजन को लेके। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन थे, श्री गुप्त थे। परंतु वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। देखिए अगर प्रश्न आपका आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था, तो वहां पर आपका उत्तर होगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर आता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। गुप्त काल के प्राप्त राजा रानी प्रकार के सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। सन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। देखिए संवत अलग अलग आते हैं, तो संवत की डेट आप याद रखिएगा। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई, और तब 319 ईस्वी में। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और वह इतिहासकार कौन है जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, तो विंसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त कविराज नाम से कविताएं लिखता था। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा, और चलिए इसको एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ना ही जरूरी नहीं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा ऐसा मानता है कि अगर आपने कोई एक चीज़ पढ़ी हुई है और उसको आप तुरंत रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके मस्तिष्क पटल पर अधिक समय तक के लिए रह जाता है। तो थोड़ा समय लेंगे, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ पर आपको क्विज भी मिले, और जो भी मेरी तरफ से कुछ मटेरियल वगैरह होगा वो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँ। तो सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि क्विज वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी जीके और जीएस पार्ट की सार्थक क्लासेस मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर। तो चलिए शुरू से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। हम लोगों ने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य में 3 प्रतापी राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक।
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था। बिंदुसार का 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, जबकि अशोक का 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। दो ग्रंथ है जहाँ से में हमें इस समय की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वो पहला जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और दूसरा बौद्ध धर्म है अगुंतर निकाय। 16 जनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जनपद था मगध था, और चंद्रगुप्त के समय वहाँ पर जो शासन था वो नंद वंश के धनानंद का था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। इस प्रकार से चंद्रगुप्त का जो राजाभिषेक हुआ था वो 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के पिता की अगर हम बात कर ले तो चंद्रवर्धन मौर्य था, जो कि पीपलीवान के क्षत्रिय राजा थे, जबकि माता मुरा थी। माँ के नाम के कारण कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा, जबकि कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि मौर्य साम्राज्य का जो राज चिन्ह था वो मोर था, जिसके कारण इस वंश का नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा। और चाणक्य की अगर बात कर लेते ये चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी हुई अर्थशास्त्र। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में प्रयुक्त सब चंद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। अशोक के अभिलेखों और अगर हम तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर की बात कर लें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत में विजय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित करके संधि के लिए मजबूर किया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत तो दिए ही दिए थे, साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ये 4 प्रांत कौन से थे तो बलूचिस्तान, काबुल, कांधार और हेरात, ये सब पाकिस्तान साइड के हैं और आज भी ये चर्चा में रहते हैं स्थान। कांधार, काबुल अफगानिस्तान साइड में। और सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगा, और इनका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने ही लिखी थी। जूनागढ़ से प्राप्त रुद्रदमन अभिलेख के अनुसार पुष्पगुप्त वैश्य, जो कि चंद्रगुप्त का कौन था? प्रांतीय शासक था, उसने सुदर्शन झील पर सिंचाई हेतु जो है एक बांध का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया और उसके पश्चात जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अंत में ये जो जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए, वहीं पर इनके द्वारा बनवाया गया मंदिर है चंद्रगुप्त बस्ती। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त थे, बहुत प्रतापी राजा, और अशोक भी इनका जो बेटा था अशोक, वो भी बहुत प्रतापी राजा था। अशोक के विषय में ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है कि 101 भाइयों में से 99 भाइयों की हत्या कर दी थी अशोक ने, और तब शासन प्राप्त किया था। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डेमेकस और मिस्र का राजदूत डायोनसियस भारत आए थे। बिंदुसार का नाम बिंदुसार हमें पुराणों में भी मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था। बिंदुसार की अगर मृत्यु की बात करें 272 ईसा पूर्व में हुई। सम्राट अशोक का अगर पूरा नाम की हम बात करें तो देवानाम प्रेम अशोक मौर्य था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे, हम लोगों ने बात कर ली है। और प्रयागराज स्तंभ लेख के अनुसार अशोक की दूसरी पत्नी का नाम कारुवाकी और उनका एक पुत्र था तिविर था। आपको मालूम होगा कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री जिनका नाम महेंद्र और संमित्रा था, जो कि महादेवी के पुत्र थे, यानी इनकी माता महादेवी थी, और महादेवी कौन थी? अशोक की दूसरी पहली वाली पत्नी थी। दोनों को ही इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए। बौद्ध धर्म अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था, और जो 13वां शिलालेख है अशोक उसके अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। जनता के नैतिक कल्याण हेतु शिलालेख खुदवाने वाला अशोक पहला शासक था। अशोक के सभी स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में, जबकि अन्य अभिलेख ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक ने 2 नगरों के जो है स्थापना की थी, एक तो श्रीनगर कश्मीर में है और दूसरा नेपाल में देवपत्तन नगर की स्थापना की थी। अशोक का नाम जिन अभिलेखों में प्राप्त हुआ है वो कौन कौन से? गुर्जरा, उडगेलन और निट्टूर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, और यहीं से शुंग वंश शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश और कर्ण वंश पर अगर हम नजर डालें तो पुष्यमित्र का यवनों से प्रथम युद्ध डेमेट्रियस के साथ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय यवनों को जाता है, जबकि कनिष्क प्रथम पहला भारतीय राजा था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। और ये भाषा किस भाषा में होते थे सोने के सिक्के? ग्रीक और बैट्रियन भाषा में। पुष्यमित्र ने अपने राज्य में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिनका वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से।
पुष्पमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी था। 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव द्वारा कराई और इस प्रकार से वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश के साहित्य और कला के उत्कृष्ट विकास के कारण इसकी तुलना गुप्त काल से की जाती है। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार सातवाहनों ने 235 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक लगभग 460 वर्षों तक शासन किया। शीशे का सिक्का सर्वप्रथम भारत में सातवाहन वंश द्वारा चलाया गया। यह सिक्के वह रोम से मंगवाते थे। सिमुक को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से वो नाम है? सिंधुक, शिशुक, शिप्रक और वृषल। प्रमुख शासक जो इस दौरान हुए, अगर उनके नाम की बात करें तो सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी आदि। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान और जागीर देने की प्रथा सातवाहन द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। सातवाहनों की राजभाषा कैसी थी? प्राकृत थी। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की अगर बात कर ले तो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने वेड़ कटक नामक नगर की स्थापना की थी। इस दौरान 2 महिला शासक भी हुई जिनके नाम थे गौतमी बाल और एवं नागनिका, यानी गौतमी बालश्री और नागनिका। दक्षिणा पथपथ और अप्रतिहर चक्र की उपाधियां सातकर्णी प्रथम द्वारा धारण की गई थी। पुरयामी चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। कुषाण साम्राज्य, कुषाण वंश की अगर बात करें तो कुजुल कुडाफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसका राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी वर्ष शक संवत प्रारंभ हुआ था। कनिष्क राज की 2 राजधानियां थी, पहला पुरुषपुर यानी पेशावर और दूसरा मथुरा। कनिष्क ने चीन के राजा पांचाओं को हराया था। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। मथुरा कला शैली क्या होती है? मथुरा कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता है लाल बलुआ पत्थर से किया जाता है, जबकि गांधार कला शैली में मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर से किया जाता है और दोनों ही शैलियों का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। कुषाण ने सोने और तांबे के सिक्के तो बहुतायत मात्रा में चलवाए, परंतु चांदी के सिक्के नहीं चलवाए। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाषा पुस्तक को कहा जाता है। कनिष्क ने नगरों की स्थापना की तो कौन कौन से नगर थे? एक तो पेशावर का पुरुषपुर और दूसरा कश्मीर में कनिष्कपुर, यानी कनिष्कपुर और पुरुषपुर, पेशावर और कश्मीर। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त साम्राज्य को जाता है। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान थे, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक, यानी अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक किसके दरबारी विद्वान थे? तो कनिष्क के। नागार्जुन कौन थे? दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, जिनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चरक कौन थे? आप सब लोग जानते हैं, चिकित्सा शास्त्री थे। भारतीय कला में बनाई गई बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मथुरा से प्राप्त हुई। इसके बाद गुप्त काल की बात कर लेते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। गुप्त काल के प्राप्त राजा रानी प्रकार के सिक्कों से क्या जानकारी प्राप्त होती है? यह कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। सन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। देखिए कूट मिलान में भी संवत वाले आते हैं तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हर्षेय द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं? विंसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त कविराज नाम से कविताएं लिखता था। तो दोस्तों ये पूरा हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।